हेलो गाइस, तो मैं सूफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो यहाँ पर अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? देखिए, जो भी केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, कोई सी भी प्रोसेस हो। जो भी हमारा केमिकल इक्विलिब्रिया होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अगर इक्विलिब्रिया की बात करें तो मान लीजिए कि आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन जाके बाइंड होता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है और उस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन से जाकर ऑक्सीजन जाके क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जाकर बाइंड हो जाता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से जो भी ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन का या जो भी डिलीवरी है ऑक्सीजन की लंग्स से हमारी मसल्स के अंदर, तो जो भी हमारी लंग्स से मसल्स के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है या ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है, ठीक है, उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? इसी तरीके से CO मॉलिक्यूल्स, और अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो मतलब यहाँ पर भी जो इक्विलिब्रिया रहता है वो टॉक्सिसिटी ऑफ CO में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इक्विलिब्रिया। और ये जो हमारी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो भी प्रोसेस होती है वो एक तरह की कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। देखिए, जब भी हम मान लीजिए कोई क्लोज कंटेनर ले लेते हैं और उस क्लोज कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को ले रहे हैं। उस क्लोज कंटेनर में जब भी हम लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो इवेपोरेशन होगा। क्लियर? अब यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, है ना, उनकी जो भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है, उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, जो भी लिक्विड सरफेस है उसको छोड़कर वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है ना? मतलब एक लिक्विड है और उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल जिनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करेंगे, लिक्विड सरफेस से एस्केप होकर कहाँ चले जाएंगे, वेपर फेस में चले जाएंगे, है ना। और बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर फेस से वापस से स्ट्राइक करके कहाँ आ जाते हैं, लिक्विड सरफेस पर आ जाते हैं, है ना, और लिक्विड फेस पर ही रहते हैं, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उसमें राइज हो जाता है और इसीलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम लग जाता है। क्लियर? जहाँ पर उस सरफेस से, लिक्विड की सरफेस से जितने मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में गए और जितने मॉलिक्यूल्स वेपर से वापस लिक्विड में आए, उन दोनों मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी सेम होती है। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वेपर फेस में गए हैं और वेपर फेस से वापस से कहाँ पर आए हैं, लिक्विड फेस में आए हैं, है ना, तो जितने लिक्विड की सरफेस छोड़कर जाएंगे और जितने वेपर फेस से वापस लिक्विड में आएंगे, जब वो दोनों, उन दोनों के जो नंबर्स हैं वो सेम हो जाएंगे, वहाँ पर हो जाती है हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेट। तो उस कंडीशन में उस सिस्टम को बोलते हैं कि वो सिस्टम कौन सी स्टेज में है, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ लिक्विफिकेशन, मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, है ना। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपर से लिक्विड में आए हैं और जो लिक्विड से वेपर में गए हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बात करें लिक्विड और वेपर की बाउंड्री की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है, चाहे वो वेपर से वापस लिक्विड में आ रहे हो या लिक्विड से वेपर में जा रहे हों। क्लियर? इसीलिए बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पर जो रेट ऑफ इवोपरेशन होती है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाती है।
इवोपरेशन का मतलब लिक्विड से वेपर में जाना, और कंडेंसेशन का मतलब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो ये दोनों जो रेट होती है, चाहे वो इवोपरेशन रेट हो या फिर कंडेंसेशन की रेट हो, वो दोनों उस पोजीशन पर आकर इक्वल हो जाएगी और वहीं पर लगेगा इक्विलिब्रियम। जैसे कि वाटर है लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड, जिस पोजीशन पर आकर, ठीक है, ये लिक्विड से वेपर में बदल रहा है तो इसको इवोपरेशन बोलेंगे, और जब ये वेपर से लिक्विड में बदलेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको कंडेंसेशन बोला जाएगा। तो इसकी दोनों रेट्स जो रहेगी जिस पॉइंट पर आकर सेम हो जाएगी वो पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। डबल एरो दोनों रिवर्सिबल डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन लिक्विड से वेपर में भी हो सकती है और वेपर से लिक्विड में भी हो सकती है। क्लियर। अब वो जो मिक्सचर होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, उस मिक्सचर को बोला जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्लियर। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर किसको बोला जाता है, समझ में आया। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो हमने बेसिक्स पढ़ा, अब इसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। क्या क्या चीज़ें, सबसे पहला डायनेमिक नेचर पढ़ना है हमें फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस के अंदर। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हमें पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस के अंदर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल इक्विलिब्रिया के। इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखना है। केपी और केसी के बीच में रिलेशन लिखना है। ठीक है, फैक्टर्स लिखना है जो इक्विलिब्रियम स्टेट को इफेक्ट करते हों, है ना। एसिड, बेस, ब्रॉन्स्टेन, लोरी, लीविस कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एसिड और बेस का, वीक कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन आयन इफेक्ट, ये सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे। पीएच स्केल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को जो रिप्रेजेंट करती है उसको पढ़ेंगे। फिर आयनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो जब हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हमें इन चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है ये पढ़ा, लेकिन अब पढ़ने वाले हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो उसको मैं नेक्स्ट में बताऊँगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।